आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स दिए हुए हैं। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट तो अपने आप में ही बहुत वास्ट है, अपने आप में ही बहुत वास्ट है कि जो आपका बिजनेस है बेसिकली उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, क्या उसका बेस होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते रहते हैं। तो वो अपने आप में ही एक अलग से सब्जेक्ट कह लो, अपने आप में ही एक अलग से फील्ड कह लो जो होती है। लेकिन ऑब्वियसली आपके सिलेबस में थोड़ा सा उसको कम मेंशन किया हुआ है, ज्यादा नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हम सिलेबस के हिसाब से आपका कवर करेंगे। ठीक है, देखो मेन तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्या है, या बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स अगर हैं तो वो क्या होते हैं। राइट, देखो ऑब्वियसली पुराने टाइम में जो बिजनेस होता था और आज के टाइम पे जो बिजनेस है, चेंज तो हुआ है, चेंज तो हुआ है। पुराने टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती थी, अब के टाइम में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। पुराने टाइम पे लोग रिस्क नहीं लेते थे, आज के टाइम पे लोग रिस्क लेते हैं। पुराने टाइम पर लोग बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करते थे ज्यादा, आज के टाइम पे लोग करते हैं। राइट, तो ये सब चेंजेस हमने देखे हैं जो हुए हैं। तो विद टाइम अगर सोसाइटी चेंज हुई है तो बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ है, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का आपस में वर्किंग कल्चर है वो भी चेंज हुआ। तो सोसाइटी हो या बिजनेस हो, आपको पता है कि बिना सोसाइटी के बिजनेस हो नहीं सकता। बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जो वांट्स होते हैं, डिमांड होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करता है। बिजनेस ही बेसिकली क्या करता है, एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को उनका मन चाहा डिमांड जो वो करते हैं सप्लाई करता है। और वो ये चीज फ्री में नहीं देता, ऑब्वियसली वो सेल करता है। तो सेल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सेल के थ्रू प्रॉफिट अर्न हो। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, हमें पता है क्योंकि हम चैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर करोगे गुड्स को, ठीक है, मैन्युफैक्चर करोगे जब आप गुड्स को, तो आप फिर आगे क्या करोगे, गुड्स को सप्लाई करोगे। इसी से लोगों को जॉब्स भी मिलती है, इसी से लोगों को जॉब्स भी मिलती है, हमें पता है ये चीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मॉडर्न बिजनेस का अगर हम बात करें, डायनामिक है, चेंजेस बहुत है उसमें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है सो दैट डेली जो भी डे टू डे ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, वो दूर हो सके। बिजनेस की ग्रोथ में अगर एक्सपेंशन में कोई हर्डल्स हैं वो दूर हो सके, या फिर कोई इनोवेशन है तो वो भी विद टाइम हो, क्रिएटिविटी हो, सेम चीजें ना चलती रहे। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सेइंग है इसके ऊपर, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर। कभी बेसिकली ब्रिटेन की बात करें हम, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर देखा जाए, या इंडस्ट्रीज को किस तरह से चलाना है वो देखा जाए, तो वो सिस्टम अलग है, अमेरिका का अलग है। राइट, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये प्रॉपर तरीके से बिजनेस को एक सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, और फुलफिल भी होता है। 1969 में, अच्छा उससे पहले बियॉर्ड ऑफ विलर नाम के बंदे ने क्या किया था, बंदा मतलब इन द सेंस पर्सन ने क्या बोला था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सारी चीजें जो फर्म इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं, उनके ऑपरेशन को इफेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है, वो सारी चीजें जो होती हैं आपकी, वो बेसिकली क्या मानी जाएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट मानी जाएगी, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, फिर 1969 में पीटर ड्रकर ने भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी डालते हुए क्लैरिटी दी कि यस, सारी फोर्सेस जो क्या करती हैं, चेंजेस लेकर आती है इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, वो सारी फोर्सेस जो बेसिकली बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आ सकती है, दे विल बी पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई चेंज वर्ल्ड में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है, लोगों की थिंकिंग में आ रहा है, आया भी है, हमने देखा है। तो उसके थ्रू क्या हुआ है, बेसिकली हर एक चीज जो है वो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आई है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सोसाइटी के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि जो भी चेंजेस सोसाइटी में आएंगे उसका असर बिजनेस पे होगा, जो भी चेंजेस सोसाइटी में आएंगे उसका असर बिजनेस के ऊपर होगा।
लोगों ने एजुकेशन अपनी इंक्रीज कर दी है, राइट? लोगों की नॉलेज बढ़ गई है, लोगों में काम करने का तरीका, वही लीडरशिप क्वालिटीज, हर एक चीज जो है वो बेसिकली क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है। अब फीचर्स अगर हम बात करें, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी यू नो चीजें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। देखो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, बैंक्स, हर एक चीज ही बिजनेस से जुड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट, है ना? कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बिजनेस से ना जुड़ी हो। सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके बेसिकली इफेक्ट करने वाले होते हैं, कुछ आपके चेंज लाने वाले होते हैं, कुछ बैड इफेक्ट करते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्री टू कंट्री क्या होते हैं, चेंज भी होते हैं। ये कंट्री टू कंट्री क्या होते हैं, चेंज भी होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो मार्केट के एनवायरनमेंट से भी चेंज होता है। आपको पता है, अगर मार्केट में कोई चेंज आए, अगर मार्केट में कोई चेंज आएगा, मार्केट की फोर्सेस होती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई, उसमें कोई चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर भी होगा। और इन्वायरमेंट जो है वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक तरीके से किस तरह से कौन कौन से चेंजेस ऐसे होते हैं पॉलिसीज में, राइट, जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे नॉन इकोनॉमिक मतलब बाकी आपके एरिया जैसे पॉलिटिकल हो गया आपका, एजुकेशनल एरिया हो गया आपका, जो ऑब्वियसली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं। डोंट वेरी, अभी हम आगे ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बिजनेस के एनवायरनमेंट के जो ये फैक्टर्स हैं, सारे के सारे एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके। बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है अनसर्टिनिटी। बिजनेस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अनसर्टिनिटी। बिजनेस में आप कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बड़ा ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है रिलेटिविटी। बिजनेस अकेला नहीं चलता, इन रिलेशन टू अदर थिंग्स चलता है, बाकी चीजों के साथ चलता है, और ये चेंज होता रहता है एक नेशन का दूसरे के साथ, एक कंट्री का दूसरे के साथ, एक एरिया का दूसरे के साथ। अगेन मल्टीफिसिटेड। मल्टीफिसिटेड मतलब बिजनेस हर एक एंगल को टच करता है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, हर एक एंगल को टच करता है। और फोर्सेस बहुत होती हैं जो बिजनेस को स्पेसिफिक होती हैं, कुछ जर्नल होती है जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। और रिस्क तो ऑब्वियसली बिजनेस के साथ ही जुड़ा होता है। अब जो रिस्क है, कुछ तो मार्केट रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल मतलब हो जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ से आए। तो रिस्क का भी आपको पता है टाइप्स होता है जो हमें देखने को भी मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बारी बताएं। यस मैम। ओके। तो बिजनेस का हमने बेसिक कंसेप्ट देखा अभी। उसके बाद हमने बिजनेस का बेसिकली कुछ अपने बेसिक फीचर्स देखे जो आपको पता होने चाहिए। देन इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, क्या जरूरत है हमें ये पढ़ने की। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। देखो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी जगह पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हम किस चीज के ऊपर कैसे ध्यान दें, या फिर कहाँ से हमें खतरा है, थ्रेट्स क्या है हमारे, हम अपने परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपना हम आगे एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, अपनी हम अच्छी इमेज कैसे बना सकते हैं, इमेज बिल्डिंग कैसे हो सकती है। इन सब में ना बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, हेल्प करता है कि यहाँ से खतरा है, यहाँ से बेनिफिट है, आप इस तरह से इसके थ्रू अपना बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, ग्रोथ
किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आपको अपने बिजनेस को आगे फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो बताया जा सकता है। इमेज अच्छी खासी बनती है, तो वो सारा आपको ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, ऑब्वियसली एक और चीज है जो आप ऐड ऑन कर सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये हमें कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर ध्यान देता है, कि हमें अपने सारे की सारी जितने भी फैक्टर्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बंदा सीखता ही है, बंदा सीखता ही है। ठीक है। तो ये आपके हो गए इम्पोर्टेंस। क्या हो गया? इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो माइकल पोर्टर ने 5 मॉडल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 5 मॉडल्स दिए हुए हैं। इस चीज के, इसी से रिलेटेड, कि किस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में, पोजीशन में रहकर अपने आप को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इंप्रूव करना और प्रॉफिट अर्न करना और एडजस्ट करना। ऑब्वियसली मतलब कंपटीशन बहुत है, आप किस तरह से उसमें एडजस्ट करोगे, आप किस तरह से उसमें अप्रूव करोगे, आप किस तरह से उसमें प्रॉफिट अर्न करोगे। आप इस चीज को कैसे देख सकते हो? माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है कि ये 5 चीजों के ऊपर ध्यान दे दो। सप्लायर की पावर के ऊपर ध्यान दो, जहां से सामान आएगा। बायर की पावर के ऊपर ध्यान दो, जहां पे सामान जाएगा। कंपटीशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ऑब्वियसली दो चीजें, तो मतलब दो चीजें कह रही, सच में मार्केट में तो बहुत सी चीजें, बहुत सा कंपटीशन हो रहा होगा, वहां से भी तो इफेक्ट होता है। आप अगर ये चीज भी ध्यान दो कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कल को सब्स्टिट्यूट भी तो हो सकता है। लोग जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं आप भी वैसे ही प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन का तो बहुत मेजर चांस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर कोई नई एंट्री आती है, मतलब बेसिकली आपको पता है, हमने इकोनॉमी में पढ़ा है कि नई एंट्री इन द सेंस बेसिकली कि बिजनेस आप तो कर रहे हो लेकिन कोई और भी तो मार्केट में उतर सकता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है। ओके, समझ आया? यहाँ तक आ रहा है ना? ये तो इजी है। Yes, ma'am. ओके। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स भी है। टाइप्स मतलब वो इंटरनल एक्सटर्नल वाला काम हमारा। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब विद इन द बिजनेस, हमारे बिजनेस के विद इन कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो हमें इफेक्ट करेंगी। 5 एम्स होते हैं, 5 एम्स आर देयर। एक तो मैन, बंदे, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, मनी मतलब फाइनेंस, मशीन यानी कि एसेट, मेथड यानी कि टेक्नोलॉजी, तरीका। ये तो इंटरनल है ना जो देखना है। आपका बिजनेस, आपके शेयर होल्डर, आपके मैनेजर, आपके नॉन मैनेजर, आपका एम्प्लॉय, आपका कस्टमर, ये तो इंटरनली हो गया ना। कल्चर कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, तो ये तो इंटरनल हो गया। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके 5 एम्स आते हैं, मतलब 5 एम्स आते हैं। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 5 एम्स आर देयर जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम मानते हैं कि ऐसी फैक्टर्स जो बाहर से इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। ऐसे फैक्टर्स जो बाहर से इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, वो माइक्रो भी हो सकते हैं, वो मैक्रो भी हो सकते हैं। वो माइक्रो भी हो सकते हैं, वो मैक्रो भी हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। माइक्रो मतलब बेसिकली आपके लोकल लेवल पर। मैक्रो मतलब यानी कि बड़े लेवल पर। वही मतलब एक होता है इंडिविजुअल लेवल पर, एक एज अ होल, जैसे इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में आपके बेसिकली कंपनी के रिलेशन कॉम्पिटिटर्स के साथ, कंपनी के रिलेशन मतलब बिजनेस के रिलेशन कॉम्पिटिटर्स के साथ, बिजनेस के रिलेशन कस्टमर्स के साथ, बिजनेस के रिलेशन अपने लोकल वहां पर जहां पर वो है बेस्ड, वहां पर किस तरह से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
वहीं पर अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मैक्रो लेवल पर आते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी की बात होएगी, पॉलिटिक्स की बात होएगी, लीगल की बात होएगी, लॉ की बात, एनवायरनमेंट की बात होएगी, इकोलॉजी वाला, वातावरण वाला एनवायरनमेंट, इकोनॉमी की तो बात होएगी होएगी, सोशो कल्चर, डेमोग्राफिक एरियाज वगैरह की बात होएगी। ये तो क्योंकि मैक्रो लेवल पर है ना कि जगह कैसी है, कौन सा एरिया है, टेक्नोलॉजी पुरानी है या नहीं है, इकोनॉमी का सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, इकोनॉमी में सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, राइट, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे प्रॉपर तरीके से सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, सरकार सारी चीजें अपने हाथ में रखती है। या कुछ कुछ जगहों पे कैपिटलिस्टिक होती है जहां पर मार्केट को खुली छूट दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि बेसिकली 5 एरियाज हैं आपके इंटरेस्ट के जो मैक्रो लेवल पर आते हैं। कौन से लेवल पर आते हैं? मैक्रो लेवल पर आते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें एक एक करके, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे, एक एक करके इनको ही डिस्कस करेंगे। अब हम देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट है ही इन चीजों से, बिजनेस एनवायरनमेंट बना ही इन चीजों से है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एनवायरनमेंट आपके बहुत तेजी से चेंज हुए हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले अलग थे, 1991 के बाद अलग थे। 1991 में हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये लेकर आए हैं, एलपीजी। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, 5 ईयर प्लान्स वगैरह भी हमारे चलते थे, 5 ईयर प्लान्स भी हमारे चलते थे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले कैसे थे, फिर बाद में कैसे हुए, राइट, इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी किस तरह से हुई, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आपके यहाँ के कंपटीशन को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए लॉज कैसे हैं, एमआरटीपी एक्ट, राइट। ठीक है, पहले होता था, फिर फीरा होता था, वो हमने चेंज किया, कंपटीशन एक्ट लेकर आए हैं अब हम। तो वो सब चीजें चेंज हुई हैं विद टाइम, हमने चीजों को चेंज किया है, इकोनॉमिक की जो कंडीशंस है उसको सुधारने की कोशिश की है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश की है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इकोनॉमिक के सिस्टम्स के ऊपर हमने ध्यान दिया है कि कैपिटलिज्म, जो मैं अभी बोल रही थी, कैपिटलिज्म एक सिस्टम होता है जहां पर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, फ्री है मार्केट। ये मार्केट वो है जहां पर डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज मार्केट के जो लोग हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, वही डिसाइड करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव देखा जाता है, यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का जैसे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, वैसे ही यहाँ का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव होता है आपका। ठीक है, कैपिटलिज्म जो आपका बेसिकली एक आपका सिस्टम है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पर कंपटीशन का बात होता है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्केट फ्री होती है, कोई गवर्नमेंट का लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। इसके अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको फीचर्स दिखने को मिल रहे हैं इसके, फ्री मार्केट है ये। ठीक है, कॉर्पोरेट तरीके से है ये, स्टेट लेड कैपिटलिज्म है ये, मतलब बेसिकली। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, अब कई बार क्या होता है, कैपिटलिज्म कुछ कुछ जगहों पर तो जो बिजनेस क्लास है वो ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हम क्या देखने को मिलता है हमें कि भाई जो आपका गवर्नमेंट है वो सारा बिजनेस संभाल रही है, एज अ बिजनेस, मतलब एज अ सारा बिजनेस संभाल रही है, बिल्कुल प्रॉफिट मोटिव से। तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिज्म तो है, लेकिन स्टेट के द्वारा कैपिटलिज्म है ये। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कई बार तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म आपको देखने को मिल जाता है कि मार्केट के ऊपर है, जो करना है करो, मार्केट के ऊपर है, जो करना है करो। कई बार कॉर्पोरेट जैसे बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके, है ना, वो सब कुछ करते हैं, जो बड़े बड़े क्लास ऑफिसर्स होते हैं। कई बार सोशल डेमोक्रेटिक,
ये बेसिकली फ्री मार्केट और सोसाइटी के बीच में एक थोड़ा सा क्या लेकर आती है, बेसिकली बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आपका आता है गवर्नमेंट के द्वारा लेड कैपिटलिज्म, जहां पर है तो कैपिटलिज्म ही, लेकिन गवर्नमेंट ओन्ड है। मतलब कैपिटलिज्म का तो मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव है। प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव है, राइट? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेट लेड कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार बताएं, ये दोबारा समझाऊं, रिपीट करूं? मैंने कैपिटलिज्म दोबारा से बताओ थोड़ा सा। कैपिटलिज्म ये तो समझ में आया कि ऐसी सोसाइटी जहां पर मार्केट जो भी होएगी, बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। उसी के टाइप्स हैं। कहीं पर तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस हैं वो खुद ही देख लेंगी। या कहीं पर आपको कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म देखने को मिल जाएगा, जहां पर लार्ज ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, आपके कॉर्पोरेशंस वगैरह, वो ही लेड करती हैं बिजनेस को। फिर कहीं पर सोशल डेमोक्रेटिक, मतलब आपका ऐसा बिजनेस है जो बेनिफिट्स देखता है फ्री मार्केट के, और सोशल समाज का भी क्या करता है? बेसिकली प्रॉफिट अर्न ही करना है, लेकिन ऑब्वियसली सोसाइटी के हित में। सोशल वेलफेयर उनको प्रोवाइड करना है जिनको जरूरत है सिर्फ। वहीं पर स्टेट लेड कैपिटलिज्म होता है आपका। क्या आता है? स्टेट लेड कैपिटलिज्म, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोडक्शन को ओन करती है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मेन जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मेन जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्लियर हुआ? यस मैम। फिर आता है इसका ऑपोजिट है सोशलिज्म। सोशलिज्म में मतलब बेसिकली क्या होता है आपका? सोसाइटी के हित के लिए सोचना। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एक मोटिव रहता है। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मोटिव में रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर तरीके से आप कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच, मार्क्सिज्म, ये सब रिफॉर्मिज्म, ये सब चीजें सोचते हो, देखते हो कि भाई क्या करना चाहिए सरकार को, या ऑब्वियसली हमें आम जनता के बारे में सोचना चाहिए, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सिस्टम है, अच्छा ये आप किसमें कर रहे हो? सिस्टम ऑफ इकोनॉमी में। देखो जैसा सिस्टम जिस जगह का होगा, वैसा ही वो सिस्टम बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कर रहे हो ना आप ये, कि ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा किसको? बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वैसे तो देखो मार्केट सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म अच्छा माना जाता है, प्लान्ड माना जाता है इकोनॉमी में। मतलब ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज जो आप कह सकते हो सोशलिज्म को लेकर, कि मार्केट में सोशलिज्म होना अच्छी बात है, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली मार्केट में आप कर रहे हो सोशलिज्म तो अच्छी बात है, आप हर एक चीज के ऊपर ध्यान दो। प्लान्ड इकोनॉमी के लिए सोशलिज्म अच्छी बात है, उसके ऊपर ध्यान दो, राइट? सेल्फ मैनेज्ड इकोनॉमी मतलब बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी है वो खुद वर्कर्स ही क्या कर रहे हैं? कलेक्टिवली चला रहे हैं उसको, राइट? ये चीज ध्यान रखो। स्टेट सोशलिज्म, स्टेट मतलब दे हैव द इंडस्ट्रीज जो बेसिकली स्टेट मतलब गवर्नमेंट की डायरेक्शन के थ्रू क्या होती है? काम करती है। मतलब आपका इनका कहने का ये है कि भाई जो सोशलिज्म है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जो सोशलिज्म है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और सोशलिज्म का वैसे तो मेन तो देखो यही रहता है आपका, कि जो सोशलिज्म है वो आपका
प्रॉफिट मोटिव से हटकर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की तरफ आए, प्रॉफिट मोटिव से हटकर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की तरफ आए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के बाद कम्युनिज्म भी आता है। काफी लोग ना कम्युनिज्म और सोशलिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान रखो। हर एक चीज कम्युनिटी क्या करेगी, बेसिकली होल्ड करेगी, एक सेंट्रल सिस्टम होगा। वैसे तो देखो कम्युनिस्ट नेशंस जो हैं वो सोशलिज्म ही, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो हर एक चीज चलाएगी। कम्युनिज्म का मतलब वो होता है कि बेसिकली हर एक चीज एक ही जगह, एक ही सेंटर में होनी चाहिए, एक ही पार्टी है जो चलाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बिजनेस भी तो फिर उसी हिसाब से चलेगा, बिजनेस भी तो फिर उसी हिसाब से चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चाइना आपका बेसिकली कम्युनिस्ट नेशन है, पर वो करता काफी चीजें कैपिटलिस्टिक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए चलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफी यूरोपियन नेशंस भी है जो कम्युनिस्ट है आपके। कम्युनिस्ट मतलब बेसिकली आप स्पिरिट ऑफ कलेक्टिविज्म करते हो, और यहाँ पर आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से एक ही जो है सेंट्रल रूल ही चलता है। यहाँ पर क्या चलता है, सेंट्रल रूल ही चलता है। ओके, इतना डिटेल में वैसे इस पे तो नहीं जाना आपको, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई कम्युनिज्म भी एक सिस्टम माना जाता है इकोनॉमी में, कम्युनिज्म भी एक सिस्टम माना जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, फिर आपका आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हम भी फॉलो करते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर प्रॉफिट मोटिव भी है, लेकिन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी देखा जाएगा। प्रॉफिट मोटिव भी है, लेकिन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी देखा जाएगा। दोनों चीजें हैं, गवर्नमेंट की भी चल रही है, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी है। गवर्नमेंट की भी चल रही है और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी है। तो ऐसा सिस्टम हम आपस में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट, हमारे यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। इसके इसके बाद अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग वाला आपने पढ़ रखा है, आरबीआई के द्वारा जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, जहां पर हम इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई इकोनॉमी में किस तरह से चलेगी इसको हम देखते हैं, मनी सप्लाई किस तरह से चलेगी हम इसको देखते हैं, राइट। तो वो सब चीजें जो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, फाइनेंसिस ठीक हो, राइट, ठीक है, जैसे ऑब्वियसली मनी का किस तरह से रहता है, एम्स कैसे रहते हैं, M0 हाई पावर्ड मनी मानी जाती है, मॉनेटरी बेस माना जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली करेंसी जो इन सर्कुलेशन होती है वो आती है। बैंकर जो अपना कोई डिपॉजिट आरबीआई के पास करते हैं वो आता है। अदर डिपॉजिट, अगर उसके अलावा कोई और डिपॉजिट आरबीआई के पास किया जाए तो वो आता है। मतलब M0 एक मनी का टाइप होता है आपका, मनी का, जिसको हम रिजर्व मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी। वैसे ही M1 होता है जिसको हम नैरो मनी बोलते हैं। इसमें करेंसी जो पब्लिक के पास है, या डिमांड डिपॉजिट्स जो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में है, करंट या सेविंग, या अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये सब चीजें आपकी बेसिकली नैरो मनी मतलब M1 में आता है। फिर M2 क्या होता है, M2 में M1 तो आता ही आता है, साथ में पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स है वो आ जाती है। फिर M3 क्या होता है, अच्छा M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। मैं दूसरा नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी, और इनमें क्या क्या चीजें फॉल करती है। जैसे ब्रॉड मनी M3 में आता है आपका, M1 तो आएगा ही आएगा, और टाइम डिपॉजिट्स आएंगे, और टाइम डिपॉजिट्स आएंगे। टाइम डिपॉजिट जो एफडी वगैरह के लिए हम वो करते हैं बैंकिंग सिस्टम में। और लास्ट में M4 आता है जिसमें M3 भी आएगा
और सारे के सारे पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक जो होंगे बेसिकली सारे डिपॉजिट्स आएंगे उसके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये सब चीजें मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट बनता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ही है जो मनी मल्टीप्लायर में भी क्या करती है, बेसिकली देखती है, ठीक है। ये 2 बार लिखा आ गया, एक ही बार लिख लेना इसको, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। इट कर दो यहाँ पर, इट इज दी, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो हमारी इकोनॉमी में एक बेस हम लेते हैं पैसे के लिए, और फिर मनी का सप्लाई हम डिसाइड करते हैं, तो कितना हमें अपना रिजर्व रखना है और कितना हमें मनी लगाना है, जनरेट करना है, वो बेसिकली मनी मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट टू द रिजर्व्स, बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है जो आप देखते हो, जो आप देखते हो। इतना डिटेल में नहीं जाना, वैसे तो ये सारा आप देखो हम कहीं कहाँ से शुरू हुए थे और अब कहाँ इकोनॉमी की बातें करने लग गए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ये सारी जो पॉलिसीज है ये आपकी इफेक्ट करती हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है, इसमें क्या करते हो बेसिकली, इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेसिकली कम कर देते हो, सो दैट जो लोग हैं उनकी परचेजिंग बार बढ़ जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, बहुत महंगाई हो रही है तो आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो ताकि लोग खरीद ही ना पाए, महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो जाए। तो बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कभी आपको एक्सपेंशनरी फॉलो करनी पड़ती है, कभी आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फॉलो करनी पड़ती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी आपको एक्सपेंशनरी फॉलो करनी पड़ती है, कभी आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है, आपका बेसिकली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। वहीं पर अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, वहीं पर अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो ये कौन लेकर आता है, आपका गवर्नमेंट। अब ये क्या है, आप देखते होंगे टैक्स इकट्ठे कर लिए, टैक्स कलेक्शन एंड ऑल, है ना। देखो आप जो टैक्स पे करते हो सरकार के लिए तो वो रेवेन्यू है ना, सरकार का भी तो इनकम का सोर्स होगा, सरकार का भी तो एक्सपेंडिचर होगा, रिसिप्ट होता है सरकार का, एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, होता है नहीं होता। तो फिस्कल पॉलिसी इन चीजों के साथ डील करती है, फिस्कल पॉलिसी इन चीजों के साथ डील करती है कि कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है गवर्नमेंट का, प्रॉपर तरीके से कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा खर्चना है, कहाँ पर पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा खर्चना है, कौन सी सब्सिडी कर देनी है लोगों को, कहाँ से उनसे पैसा लेना है, वो सब चीजें, वो सब चीजें बेसिकली डिसाइड की जाती है, ठीक है। देखो सरकार जो है वो कभी भी फिस्कल पॉलिसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि फाइनेंसिस का जो खर्चा है, कहाँ होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कुछ आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ आपके कैपिटल रेवेन्यू, मतलब जो डेली सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडीज देनी है, खर्चे ही है ना ये भी। कुछ होते हैं कैपिटल, बड़े बड़े, जहां पर आपको एसेट वगैरह बिल्डिंग खड़ी करनी है, ब्रिज बनाना है, ये सब चीजें। वैसे ही रेवेन्यू जो होते हैं टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स तो ऑब्वियसली सैलरी के ऊपर ही लगता है, जिस बंदे के ऊपर लगा है वही पे करता है, राइट। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, इसमें डिटेल में इतना मत चले जाना, टैक्सेशन में आप ऑलरेडी कर चुकी हो ये, है ना, डायरेक्ट टैक्स वाला। वहीं पर अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो तो वो तो जीएसटी आ गया है अब, क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो टैक्सेशन वाला फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो बस आपको यही समझने की कोशिश करनी है कि जैसी पॉलिसीज होंगी सरकार की वैसा ही असर होगा बिजनेस के ऊपर। अब जीएसटी आया था, सारे बिजनेस को असर हुआ है, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह तो वही फाइल करते हैं ना। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am.
ठीक है, आई स्टॉप हियर ओनली। उसके बाद 2-4 और आपकी टर्मिनोलॉजीज है इसी से जुड़ी हुई, मतलब नॉर्मली, क्योंकि अब ये चलेगा आपका नेक्स्ट क्लास में भी, कल की क्लास में इसको करेंगे हम, ठीक है, कल क्लास रखेंगे तो ताकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एटलीस्ट कवर हो जाए सारा का सारा। ओके, तो हम बेसिकली इसको करेंगे कंप्लीट। थोड़ा सा सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आपने अभी पढ़े हैं, उन्हीं को आपने डिटेल में करना है, उन्हीं को आपने डिटेल में करना है। और ये सब कुछ आपको याद रखना है कि भाई जो भी आप फैक्टर कर रहे हो ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से इफेक्ट करता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से इफेक्ट करता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलो मैम क्लास कल की जगह परसों रख सकते हैं? परसों रख लो। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। परसों रख लो, ठीक है, देखो परसों। परसों कोई दिक्कत तो नहीं? यस मैम। चलो फिर परसों रख